हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फॉरवर्ड स्टडीज। माय नेम इज अंकित लीला सिंह और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश के केवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज का 7th वीडियो, जिसमें आज हम फिर से 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और मेरे प्यारे बच्चों, आज ये केवीएस 2018 के क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे और आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। और वीडियो कैसी लगी है ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और आपने कितना स्कोर किया है ये भी बताना है। आप सबके सब कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और मेरे सॉल्व करने से पहले क्वेश्चंस का आंसर कीजिए। आपको पता लगे कि एग्जाम वाले एनवायरनमेंट में आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं और आपका माइंडसेट कैसा है। तो मेरे साथ सॉल्व करेंगे आप सभी क्वेश्चंस को, राइट। और हम कोशिश करेंगे कि वीडियो को जल्दी से जल्दी हम फिनिश कर पाएँ, लेकिन सभी ऑप्शंस को भी डिटेल में डिस्कस करना जरूरी हो जाता है आपकी नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए, राइट। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट आता है आपको किसी क्वेश्चन में या इन क्वेश्चंस के अलावा कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, उसको पर्सनली सॉल्व करूंगा मैं, राइट। चलो मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो भाई क्या बोला गया फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज वन विच कैन सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। और मेरे बहुत सारे भाई ऐसे होंगे कि सर आपने तो इंग्लिश में पढ़ दिया, आप हिंदी में बताइए इसका मतलब क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि ये इंग्लिश में लिखा हुआ है और मुझे हिंदी में बिल्कुल बताना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे किसी कॉम्पिटेटिव इंग्लिश को सीख रहे हैं, ना कि कोई लैंग्वेज प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। तो मेरा यहाँ पे जो फोकस है सिर्फ यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बातें बेहतरीन तरीके से आपको समझा पाऊँ, उसके लिए मुझे किसी भी लैंग्वेज का यूज़ करना पड़े। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें बोला क्या गया है कि नीचे 4 ऑप्शंस हैं, 4 सब्स्टिट्यूट्स हैं। इनमें से कोई एक ऑप्शन जो है, ये जो ऊपर गिवन स्टेटमेंट है, इसको प्रॉपरली डिफाइन कर रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, रूट वर्ड के बारे में आपने सीखा होगा, राइट। रूट वर्ड सुना है आप में से कितने बच्चों ने रूट वर्ड्स के बारे में सुना होगा, और बहुत सारे बच्चों ने रूट वर्ड्स के थ्रू बहुत सारी वोकैबुलरी को पढ़ा भी होगा, राइट। तो इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आप रूट वर्ड से निकाल सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात को समझिए कि एक वर्ड होता है मोनो, एक होता है बाई, ये अलग अलग शब्दों से पहले, और एक होता है हमारा पॉली हो गया। आप हिंदी में पढ़ते होंगे संधि, राइट, और इंग्लिश में पढ़ते होंगे प्रीफिक्स एंड सफिक्स। मेरे प्यारे बच्चों, प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स बेसिकली किसी भी वर्ड से पहले हम लगाकर, प्रीफिक्स और सफिक्स का कोई अपना प्रॉपर मीनिंग नहीं होता है, लेकिन ये प्रीफिक्स एंड सफिक्स क्या होते हैं? किसी वर्ड के शुरू में या अंत में लगकर वर्ड की मीनिंग को चेंज कर देते हैं। जो वर्ड किसी भी वर्ड के पहले लग जाए उसे हम प्रीफिक्स बोलते हैं, और जो किसी शब्द के बाद में लगे, वर्ड के बाद में लगे, उन्हें हम सफिक्स बोलते हैं। जैसे कि पॉसिबल होता है, और पॉसिबल से पहले आप आई एम लगा दें तो क्या बन जाता है? इम्पॉसिबल बन जाता है। तो आई एम की इंडिपेंडेंटली कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जब वो पॉसिबल से पहले लग जाता है तो पूरे वर्ड को ही वो क्या कर रहा है? उसी मीनिंग को ही चेंज कर दे रहा है, राइट। तो मैं कुछ प्रीफिक्स की बात कर रहा हूँ, जैसे मोनो हो गया, बाय हो गया, पॉली हो गया। तो मोनो अपने आप में जो मीनिंग रखता है वो क्या होता है कि किसी एक चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, किसको? वन को, राइट गाइज। और बाय की बात करें, बाय जो होता है 2 को करता है, और ये पॉली जो होता है मोर देन 2 को रिप्रेजेंट करता है। यस और नो? तो यहाँ पे ये बोला गया कि ऐसा कोई पर्सन जो बहुत सारे लैंग्वेजेस को बोलता हो, स्पीक, ये इंपॉर्टेंट है। सो गाइस सेवरल है, तो आप इस बात को समझिए कि बाय वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि 2 की बात कर रहा है। लिटरेरी वर्ड का मतलब क्या होता है? लिटरेरी मतलब कोई इंसान पढ़ा लिखा हो, स्कॉलर हो, राइट। अब 2 चीज़ें आती है हमारे पास, लिंग्विस्ट एंड पॉलीग्लॉट। मेरे प्यारे बच्चों, लिंग्विस्ट का जो मतलब होता है, इस बात को आप समझेंगे कि ये मोर और लेस ये दोनों वर्ड सिमिलर हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो आपका लिंग्विस्ट होगा ना, उसको आप बोलोगे कि ऐसा कोई पर्सन जो बहुत सारी लैंग्वेजेस को, सेवरल लैंग्वेजेस को स्टडी करता है, बोलता नहीं है, स्टडी कर रहा है। वो इंटरेस्टेड है ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज सीखने में, समझने में, उनके बारे में जानने में, राइट। लेकिन वो लैंग्वेज साइंस को पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, जानना चाहता है, लेकिन बोलता नहीं है, राइट। पॉलीग्लॉट हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पॉलीग्लॉट का जो आंसर मीनिंग मतलब होता है पॉलीग्लॉट का कि ऐसा कोई पर्सन, the person who can speak, read or write in several languages. A person who can speak, write, or you can say write in several languages. तो हमारा जो ऑप्शन सेकंड है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सो गाइज, अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आ चुके हैं, और इसमें ये बोला गया है कि a fictitious name assumed by a writer, right? A fictitious name assumed by a writer for writing purposes. यानी मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे राइटर्स ऐसे होते हैं जो कि कोई भी स्टोरी, आर्टिकल लिखने के बाद जो वहाँ पे नाम लिखते हैं, कोई अज्यूम्ड नेम लिख देते हैं, रियल नेम ना लिख के अज्यूम्ड नेम लिख देते हैं। तो उनमें से हम किसको, कौन सा जो है प्रॉपर उस चीज़ को डिफाइन कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं सबसे पहले टाइटल की बात करूँ, टाइटल का मतलब क्या होता है गाइज?
कि जो भी आप बचपन में आर्टिकल लिखते होंगे अपने स्कूल डेज में एकेडमिक में, तो उन आर्टिकल से पहले, ऐसे से पहले सबसे ऊपर कोई चीज़ लिखते होंगे, उस टॉपिक का शीर्षक जो टॉपिक होता है, तो बेसिकली टाइटल वो होता है। तो ये तो नहीं है हमारा ऑप्शन। हैक मतलब क्या होता है आप सभी जानते हैं, कोशिश भी बहुत की होगी आपने, बहुत लोग की आईडी हैक करने की, राइट। अब दो चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास, स्यूडोनियम एंड निकनेम। मेरे प्यारे बच्चों, निकनेम की बात करूँ मैं तो निकनेम का मतलब क्या होता है कि ये हमारा एक तरीके से पेट नेम होता है किसी का भी, जिसका यूज़ करते हैं उस पर्सन को, उस ऑब्जेक्ट को या फिर उस एनिमल को बुलाने के लिए, उसको हम निकनेम बोलते हैं। छोटा नाम, घर का नाम भी इसे कहा जाता है। तो जो हमारा ये स्यूडोनियम है, ये परफेक्ट आंसर है। स्यूडोनियम का ही मतलब क्या होता है कि जो राइटर जो है फिक्टिशियस नेम जो डिसाइड करता है, जो पिक करता है, उसको हम स्यूडोनियम कहते हैं। ओके गाइज, सो नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की बात की जा रही है मेरे प्यारे बच्चों। जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, फिलअप पे बेस्ड है। और गाइस, फिलअप्स करने से पहले आपको एक चीज़, फिलअप को अटैम्प्ट कैसे करना है, क्लोज टेस्ट को कैसे अटैम्प्ट करना है, इस बात को समझिए कि सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बार ऑप्शन को देख लेना है। ऑप्शन क्या है, विद है, बाय है, ऑन है, इन है। तो आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि सारे ऑप्शंस किससे रिलेटेड हैं, प्रीपोजिशन से रिलेटेड हैं। यस और नो? ओके गाइस, प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। अच्छा, एक बात बताओ कि प्रीपोजिशन का मतलब आप सभी को पता है ना। प्रीपोजिशन वर्ड का मतलब क्या होता है कि ऐसे वर्ड जो कि दो नाउन को या दो से ज़्यादा नाउन प्रोनाउन को क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। इसे यानी इन शॉर्ट में बोल सकता हूँ क्या, प्रीपोजिशन क्या कहलाते हैं, रिलेटिंग वर्ड कहलाते हैं। रिलेटिंग वर्ड ये कंजंक्शन से अलग होता है। कंजंक्शन को गाइज कनेक्टिंग वर्ड्स बोलते हैं, लेकिन प्रीपोजिशन को रिलेटिंग वर्ड्स बोलते हैं। दो चीज़ों को रिलेट करता हूँ कि बीच रिलेशन को शो करेगा। लेट्स से मैंने बोला कि मैं चेयर पर बैठा हूँ। अब मेरे प्यारे बच्चों, चेयर की अगर बात करूँ, अगर वो सोफा टाइप है तो मैं क्या बोलूँगा, आई, जैसे मैं बैठा हूँ या बैठता हूँ लेट्स से, तो आई सिट इन द चेयर किस केस में आएगा, जब वो थोड़ा सा कवरिंग सेंस के अंदर है। जब हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो जो इनका यूज कैसे होता है, वही अगर मैं टेबल बोला मैंने, नॉर्मल चेयर है तो वहाँ पे ऑन बोलूंगा, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, आई एम सिटिंग ऑन द टेबल, आई एम सिटिंग ऑन द स्टूल। ओके, तो वहाँ पे मेरे और स्टूल के बीच में क्या दिखाया जा रहा है, रिलेशन को शो किया जा रहा है। लेकिन कनेक्टिंग वर्ड्स क्या करते हैं, जस्ट वर्ड को कनेक्ट करते हैं। चलो अब यहाँ पे आ जाओ, इस बात को समझो। मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आपको ऑप्शंस को देखना है। ऑप्शन हमने देखा और ऑप्शन देखने के बाद इस बात को आप समझ पा रहे हो कि विद, बाय, ऑन और इन सारे के सारे क्या है, प्रीपोजिशंस है, राइट। ये सारे प्रीपोजिशन है, यानी प्रीपोजिशन बेस्ड फिलअप्स है। अब हम इसको पढ़ेंगे। द स्ट्रीट्स आर लाइटेड डैश इलेक्ट्रिसिटी, लाइटेड ऑन इलेक्ट्रिसिटी या लाइटेड इन इलेक्ट्रिसिटी, बाय या फिर विद, इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। अब आप इस बात को समझो उससे पहले कि ये क्वेश्चन देखो आपके लिए कितना इजी बन जाएगा। मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, तो वो समझ लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही दे पा रहे होगे। मैं सबसे पहले रंग चेंज कर लेता हूँ और मुझे लगता है कि आई नीड टू चूज ग्रीन कलर, नहीं ब्लू ले लेते हैं इस बार, चलो वायलेट ले लेते हैं ना आपकी ना मेरी। एक वर्ड होता है बाय, बाय का यूज़ कहाँ करेंगे। एक होगा आपका विद, विद का यूज़ कहाँ करेंगे। इन का यूज़ कहाँ करेंगे। एट का यूज़ कहाँ करेंगे और टू का यूज़ कहाँ करेंगे। ओके, सो गाइज, जो बाय का जो यूज़ किया जाता है वो किसी पर्सन के लिए किया जाएगा, जैसे आपने एक्टिव पैसिव में देखा हुआ, या फिर मैं इन शॉर्ट बोलूँ इसको समराइज करूँ तो लिविंग के लिए। या इसके अलावा एक चीज़ होती है क्या, मेथड, प्रोसेस, ठीक है। कम्युनिकेशन भी हो सकता है, ठीक है, प्रोसेस भी हो सकता है, ठीक है, लाइक ट्रैवल टाइप हो गया ये। विद की बात करें तो विद का जो यूज़ किया जाता है किसी टूल के लिए, या फिर मैं इसको और समराइज करके लिखूँ तो इंस्ट्रूमेंट के लिए, ठीक है गाइज। इनकी बात करूँ तो इन हो जाता है मीडियम, यानी कोई माध्यम, और एट हो गया समथिंग, किसी चीज़ पर, समथिंग, थिंग के लिए यूज़ करेंगे हम। और नेक्स्ट है हमारा टू का जो यूज़ करेंगे गाइज नो के लिए, जैसे आप बोलते हैं ना आई एम नोन टू यू, राइट। यहाँ पे नो के साथ नोन, जो नोन की थर्ड फॉर्म लगाई आई हैव नोन टू यू, तो नोन के साथ हमने क्या यूज़ किया, टू यूज़ किया, ना कि बाय यूज़ किया या इन एट समथिंग काइंड ऑफ दिस, ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं किया है हमने। तो अब आप इस बात को समझो। अब आप बोलोगे सर द स्ट्रीट्स आर लाइटेड, लाइटेड है किस चीज़ से, इलेक्ट्रिसिटी से। और इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि ये इनको लाइट करने का एक मेथड ही तो है ना, वो दिए से भी हो सकते थे, कोई और टेक्नोलॉजी होती तो उससे हो सकते थे, लेकिन अभी किस चीज़ से, इलेक्ट्रिसिटी से, एंड दिस इज मेथड। तो आंसर क्या हो जाएगा, बाय ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यस और नो।
सो गाइस ऐसा नहीं है कि आपको रटना है चीज़ें कि स्ट्रीट्स आर लाइटेड, सर बाय जच रहा है तो बाय लिख देते हैं। नो, आपको हर चीज़ का मतलब समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो बाय है, एग्जाम में हो सकता है विद पे बेस्ड हो या इन पे बेस्ड हो, एट पे या टू पे बेस्ड हो, किसी पे भी आ सकता है, राइट। अच्छा, मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, एरो, एन एरो किल्ड स्नेक। इसका पैसिव बनाओ, इसका पैसिव बनाइए गाइस। तो आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर इसका जो पैसिव होगा कुछ इस तरीके से होगा कि अ स्नेक वॉज किल्ड, यहां मैं बाय लिख सकता हूं, ठीक है जी। या फिर मैं यहाँ पे विद लिख सकता हूं, विद हो गया, बाय हो गया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया एन एरो, क्योंकि एरो से पहले एन लगेगा, राइट। अब इनमें से कोई एक चीज़ सही है। आप बोलोगे सर कौन सी सही है, बताना थोड़ा मुश्किल सा हो रहा है। फिर आप देखेंगे क्या कि जो यहाँ पे एरो है, इस एरो की जो बात की जा रही है, एरो क्या है, एक टूल या इंस्ट्रूमेंट ही तो है ना, एक टूल है। तो बाय सही ना होकर क्या सही हो जाएगा हमारा, विद सही हो जाएगा, राइट। यस और नो। और एक स्टेटमेंट और लिख रहा हूँ इसका डिफरेंस आपको अच्छे से क्लियर करवाने के लिए, कि मैंने एक चीज़ और लिखी कि आई किल्ड अ स्नेक। अब मैंने ये लिखा, अब इसको मैं ट्रांसलेट करके ऐसे लिखूंगा पैसिव वॉइस में। अब बोलोगे सर इसको आप कैसे लिख सकते हो, लाइक वॉज किल्ड बाय विद मी। ओके, अब मेरे प्यारे बच्चों आप इस बात को समझिए कि यहाँ पे बाय सही है, विद सही है। अब बोलेंगे सर मी की बात की जा रही है, और मी क्या है, कोई पर्सन या लिविंग ही तो है, तो यहाँ पे क्या सही होना चाहिए, हमारा बाय सही होना चाहिए, विद गलत होना चाहिए। यस और नो। सो दिस इज द लॉजिक टू सॉल्विंग द प्रीपोजिशनल बेस्ड फिलअप्स और एरर्स, या इनसे रिलेटेड कोई और क्वेश्चंस आते हैं तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो गाइज नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या बोला गया है। मेरे प्यारे बच्चों आप इस बात को समझिए, इस क्वेश्चन को मैं कई बार करा चुका हूँ और बार बार कराता हूँ, और बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ कि कुछ क्वेश्चन जो आते हैं वो प्रीपोजिशनल बेस्ड होते हैं, यानी फिक्स्ड प्रीपोजिशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और मैंने बार बार आपको एक चीज़ बताई है कि जो वर्ड है उसके साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो क्या होता है, अगेंस्ट होता है। लेकिन मुझको कैसे पता चला कि इसके साथ जो है अगेंस्ट आएगा, ऑप्शन में अगेंस्ट नहीं होता तो उसके लिए जस्ट पहले मैंने आपको क्या बताया है कि जो फिलिप्स वाले क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले ऑप्शंस रीड करने हैं, फ्रॉम, फॉर, अगेंस्ट, ऑन। फिर आप देखेंगे अच्छा ये सारे के सारे क्या हैं, ग्रामर बेस्ड है, यानी कि सब प्रीपोजिशन से रिलेटेड है, तो ग्रामर बेस्ड फिलिप्स हैं। हो सकता है इसके अंदर वोकैबुलरी बेस्ड भी आ जाता है कई बार, राइट, कि दो ऑप्शन तो आपके किस चीज़ के दे दिए, ग्रामर के दे दिए, और दो ऑप्शन आपके वोकैबुलरी के दे दिए, चारों के चारों वोकैब के हैं। तो सारे ग्रामर बेस्ड हैं और प्रीपोजिशन से रिलेटेड हैं। तो आप देख पा रहे हैं प्रीपोजिशन कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो वांट के साथ जो एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन कैरी होती है और कौन सी होती है, अगेंस्ट होती है, राइट। हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन थर्ड हमारा क्या है, अगेंस्ट वाला, तो ये हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। वी वांट हर अगेंस्ट द डेंजर, राइट। यहाँ पे क्या आना चाहिए, अगेंस्ट आ जाएगा। ओके, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब्स ही बोलते हैं, कुछ होते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन वाले क्वेश्चन। तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन में वांट के साथ हमेशा क्या लगता है, अगेंस्ट लगता है। ओके, जैसे एक वर्ड होता है अफ्रेड, अफ्रेड के साथ क्या लगता है हमेशा, ऑफ, राइट। इस बात को ध्यान रखना, पेपर में पूछा जा सकता है, आने वाले सेट्स में देखने को मिल सकता है आपको ये। फिफ्थ की बात करते हैं गाइज। फिफ्थ क्वेश्चन है, ये भी फिलअप बेस्ड है, फिलअप है। और मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी पिछले क्वेश्चंस के अंदर ही कि आपको जब भी फिलअप वाला आएगा तो आपको ऑप्शंस को रीड करना है, और इस बार जब आप ऑप्शन रीड करेंगे, इम्पॉसिबल, इम्पोजिंग, इम्प्लीकेबल, इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि सारे क्वेश्चन सर वोकैबुलरी बेस्ड हैं। इससे पहले जो दो फिलअप के थे वो कैसे थे, ग्रामर बेस्ड थे, लेकिन ये वोकैबुलरी बेस्ड है। तो फिलअप को सॉल्व करने के लिए क्लोज टेस्ट की बात करते हैं, यहाँ पे आपकी ग्रामर एंड वोकैबुलरी एक एवरेज से अच्छी होनी चाहिए, तो आप आंसर को मार्क कर पा रहे हो। बहुत अच्छी नहीं, लेकिन एटलीस्ट एवरेज से अच्छी, राइट। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे होंगे जिनको आप देखते ही क्या कर दोगे, हटा दोगे। मैं सिखाऊंगा आपको एलिमिनेट कैसे करते हैं, इवन मैं सिखाता हुआ चल रहा हूँ, लेकिन स्पेसिफिक वीडियो में भी आपको सिखाया जाएगा, राइट। लेकिन इन छोटी छोटी बातों को समझते चलोगे तो वो वीडियो भी बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो एक बार ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर सॉल्व करते हैं इसको। सो गाइज, स्टेटमेंट क्या है, द डैश स्ट्रक्चर ड्वार्फ्ड ऑल द सराउंडिंग बिल्डिंग्स। यहाँ पे जो वर्ड ड्वार्फ है ना, कि बाकी चीज़ों को छोटा फील करवा देना, ठीक है, लिटिल, राइट, लिटिल। जैसे बहुत सारे आपके फ्रेंड्स होंगे, वो कैसे हो सकते हैं, ड्वार्फ। या आजकल की जो स्त्रियां हैं वो कैसी होती हैं, ड्वार्फ। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, इट्स अ जोक, डोंट टेक इट सीरियसली। तो ड्वार्फ वर्ड का मतलब जैसे मुझे आपको याद करवाना था, तो आई होप आप इस बात से समझ पा रहे होंगे कि जिसकी हाइट जो कि नॉर्मल या एवरेज हाइट से छोटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्वार्फ बोलते हैं।
देखिए, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो डॉर्फ कर दिया इसने पूरे सराउंडिंग्स बिल्डिंग्स को, राइट। ये बात तो समझ गए ना कि ये अपने आप में क्या होगा, बड़ा होगा, कोई बिगर। तो इम्पॉसिबल वर्ड का मतलब जानते हैं आप सभी लोग, इम्पॉसिबल का मतलब क्या होते हैं, दैट विच इज़ डिफिकल्ट टू अचीव, राइट, विच इज़ हार्ड टू अचीव, इम्पॉसिबल। तो ये तो नहीं होना चाहिए कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग। सेकेंड हमारा इम्पोजिंग है। इम्पोजिंग वर्ड का मतलब बता देता हूँ मैं आपको, आंसर फिर आप खुद डिसाइड कीजिएगा। समथिंग दैट इज बिग, टॉल और इम्पॉर्टेंट। तो ये वर्ड इसको ध्यान से पढ़िए आप। इम्प्लिकेबल वर्ड का मतलब क्या होता है गाइस, इम्प्लिकेबल वर्ड का मतलब होता है जो इसका यूज़ करते हैं ना नेगेटिव सेंस के लिए करते हैं। ये एक नेगेटिव वर्ड है और ये एक किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को या आइडियाज़ को मतलब कि उसके बारे में बताता है जो कि चेंज नहीं किया जा सकता, राइट। यानी कि इम्पॉसिबल टू चेंज, कि हम किसी चीज़ को हम चेंज नहीं कर सकते, जो हमारी स्ट्रॉन्ग किसी चीज़ को लेकर हमारी फीलिंग है या आइडियाज़ है उसको हम जो है चेंज नहीं कर पा रहे हैं, राइट। जैसे अगर मैं ये चीज़ बोलूँ कि अ इम्प्लिकेबल पर्सन जस्ट कांट बी अपीज्ड, कि हम किसी इम्प्लिकेबल पर्सन को जो कि बिल्कुल हठी है, ठीक है, बिल्कुल हठी है, जो बिल्कुल एकदम हठी दिमाग का है, उसको हम शांत नहीं कर सकते। मैंने एक वर्ड बोला अपीज्ड, अपीज का मतलब होता है किसी को शांत करना, राइट। यस और नो, क्लियर है गाइज ये। तो इम्प्लिकेबल भी आंसर नहीं होगा। इंपॉर्टेंट मतलब जो एनीथिंग जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिग टॉल की बात नहीं कर रहा है। सो गाइज आपका आंसर क्या हो जाएगा, इम्पोजिंग। यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, इम्पोजिंग। इम्पोजिंग मतलब है बड़ा, कोई बिग या टॉल। तो यहाँ पे कोई एक इम्पोजिंग स्ट्रक्चर है, काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है जिसने अपने सराउंडिंग की बिल्डिंग क्या कर दिया, छोटा कर दिया। यस और नो। अगर मैं आपको इम्प्लिकेबल के लिए एक और सेंटेंस बताऊँ तो क्या हो सकता है इम्प्लिकेबल के लिए, आप बोल सकते हो सर इम्प्लिकेबल के लिए भी हो सकता है कि हर implicable behavior made everyone very awkward, कि जो उसका इम्प्लिकेबल बिहेवियर था उसने बाकी सबको कैसा बहुत ही awkward फील करवा दिया, कि कोई चीज़ गलत है, आपको बताई जा रही गलत है, मत करो, लेकिन नहीं मुझको तो यही करना है, बिल्कुल हटी हो चुके हो, और स्पेशली किसी नेगेटिव चीज़ के लिए, राइट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और सभी वर्ड्स की मीनिंग भी आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। मैं 6th पे आ जाता हूँ और 6th में क्या बोला गया, ये भी हमारा जो है फिलअप बेस्ड क्वेश्चन है गाइस, और इसमें आप ये देखेंगे क्या कि ये सारे के सारे फ्रेजल वर्ब्स पे बेस्ड हैं, राइट। तो बोला गया द थीफ डैश विद द ऑर्नामेंट्स। अब जाहिर सी बात है किस चीज़ की बात कर रहा है ये, तो आप बोलेंगे सर जो थीफ है वो क्या होगा, उस ऑर्नामेंट लेकर कौन से भागा होगा, यस और नो, वो वहाँ से उड़ गया होगा, गायब हुआ होगा, राइट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, तो मेड इन की बात करें तो मेड इन का मतलब जो होता है गाइज वो क्या होता है कि हम ये बोल सकते हैं कोई चीज़ क्रिएशन ऑफ समथिंग एट एनी प्लेस। तो जिस भी प्लेस पे वो क्रिएटेड होता है उसको क्या बोलते हैं, मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, राइट, या फिर मेड इन USA हो सकता है, कोरिया हो सकता है, कहीं भी जहाँ भी प्रोडक्ट बना है। मेरे प्यारे बच्चों आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है, एक चीज़ फेमस हुई थी काफ़ी टाइम पहले कि मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो आप मुझे बताएंगे मेक इन इंडिया जो है किस मिनिस्ट्री या किस इंडस्ट्री के अंदर मिनिस्ट्री बताना किस मिनिस्ट्री में आ रहा है, राइट। ये पेपर में पूछा जा सकता है GS के अंदर। नेक्स्ट है हमारा मेड आउट। मेड आउट की बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो मेड आउट का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ बहुत आसान शब्दों में आपको समझाने के लिए, तो कलेक्ट करना, राइट, इकट्ठा करना, जमा करना, राइट। साथ साथ इसका यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ को देखने या सुनने में जो डिफ़िकल्टी आती है उसके लिए मेक आउट का यूज़ करते हैं, राइट। मेड ऑफ की बात करें, मेड ऑफ का मतलब क्या होता है गाइज, तो बोलोगे सर मेक ऑफ या मेड ऑफ का मतलब क्या होता है कि लीव हरीडली, राइट। यस और नो, स्पेशली टू स्केप, किस चीज़ के लिए, बचने के लिए किसी चीज़ से, यस और नो। मेड अप, ये भी क्रिएशन ऑफ समथिंग होगा, क्रिएशन ऑफ समथिंग बाय यूजिंग समथिंग, राइट। किसी चीज़ का यूज़ करके कोई चीज़ बनाना उसके लिए मेडअप का यूज़ करते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे जो कंटेक्स्ट आ रहा है उस कंटेक्स्ट अकॉर्डिंग आप ये बोलोगे कि सर जो थीफ है उसने वहाँ से बचने की कोशिश की होगी, वहाँ से भागने की कोशिश की होगी ऑर्नामेंट लेकर, तो मेड ऑफ जो हमारा होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें क्या, ये ईडियम बेस्ड क्वेश्चन है गाइज, और जो भी आपके अंडरलाइन वर्ड्स हैं, ये फ्रेसेज हो सकते हैं, ईडियम्स हो सकते हैं, इनका आपको जो है मीनिंग बताना है इस गिवन ऑप्शन में से। तो ये एक प्रॉपर ईडियम होता है, दैट इज व्हाट एंड इन फियास्को। देखो यहाँ से पूरा ईडियम बनेगा एंडेड इन फियास्को, और एंडेड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि पास्ट की बात की जा रही है।
द मीटिंग एंडेड इन फियास्को। दैट मीन्स व्हाट कि मीटिंग का कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकला, मीटिंग अनसक्सेसफुल रही, ठीक है, मीटिंग फेल हो गई। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है हमारा व्हाट, इन अ कंप्लीट फेलियर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा और इसका अर्थ ये होगा कि जो मीटिंग है वो सक्सेसफुल नहीं रही, मीटिंग का कोई भी सार्थक रिजल्ट नहीं मिला हमें, राइट। और इसका जस्ट अपोजिट सक्सेसफुली था, तो ये आंसर नहीं होता, स्मूथली भी नहीं होता और ये भी नहीं होता। हमारा करेक्ट आंसर क्या है, कंप्लीट फेलियर। यहाँ पे एक वर्ड आया है गाइज ऑप्शन फोर्थ के अंदर, वो क्या है, एक्रीमोनियस डिबेट। एक्रीमोनियस वर्ड का जो मतलब होता है बिटर, जहाँ पे तू मैं ज़्यादा हो जाती है। और हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी करते हो। यस, करते हो, डोंट स्माइल, जस्ट फोकस ऑन द क्वेश्चंस। चलो 8th पे आ जाओ। 8th पे क्या बोला गया है। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात को समझना कि जब आपसे डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन ये चीज़ ना देकर पूरा स्टेटमेंट दे और फिर बोले कि अंडरलाइन वर्ड का मतलब बताइए, जो अंडरलाइन वर्ड है, तो समझ जाना कि एग्जामिनर आपकी रटने की कैपेसिटी को नहीं जानना चाहता, वो जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग पोटेंशियल को जानना चाहता है, राइट। तो आप स्टेटमेंट को समझो, बोलो क्या मीनिंग निकल के आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आप जाना किस चीज़ पे, ऑप्शन पे। अफेक्ट यू, प्लीज यू, इरिटेट यू, मेक यू सैड, सबका मतलब आपको पता होना चाहिए। अफेक्ट यू का मतलब क्या होता है, जो आपको प्रभावित करे। प्लीज यू मतलब आपको शांत करे, राइट, आपको गुस्से को काबू करे, प्लीज यू। इरिटेट यू आपको तंग करे। मेक यू सैड करता है कोई आपको, मेक यू सैड मतलब कोई किसी चीज़ को दुखी करे। तो बोला क्या गया, आई होप इट विल नॉट पुट यू आउट इफ आई एम लेट। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब कुछ ऐसा आ रहा है कि अगर मैं लेट हो जाऊं तो ये बात आपको परेशान नहीं करेगी। आई होप, मुझे लगता है कि होप की बात कर रहा है। होप हम हमेशा होप जो हम करते हैं किस चीज़ के लिए करते हैं, पॉजिटिव चीज़ों के लिए करते हैं। कभी ऐसा तो होप करते नहीं कि आई होप मुझे आज रात को नींद ना आए, या आई होप काइंड ऑफ दिस कि मैं सड़क पर चलते चलते गिर जाऊं। ऐसा तो नहीं होता ना। जस्ट यू होप फॉर व्हाट, समथिंग गुड, ठीक है, फॉर एनी गुड कॉज, राइट, यस और नो। तो आप ये बोलोगे ये होप कर रहा है कि मैं होप करता हूँ कि अगर मैं लेट हूँ तो आप परेशान ना हो, आपको गुस्सा ना आए, राइट। तो आप बोलोगे सर इसके अकॉर्डिंग जो हमारा बेस्ट प्रॉपर आंसर लग रहा है वो हमारा थर्ड ऑप्शन है, दैट इज व्हाट, इरिटेट यू। तो आप इस बात को समझना कि पुट यू आउट, ठीक है, पुट आउट का जो मतलब होता है, पुट आउट, इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है, टू इरिटेट समवन। तो हमारा ये परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। 9th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या बोला गया, ये भी इडियम बेस्ड क्वेश्चन है गाइस। और इडियम में क्या बोला गया, आउट ऑफ प्लेस, कि बिल्कुल आप आउट ऑफ प्लेस फील कर रहे हैं। बोला गया इट वॉज आउट ऑफ प्लेस फॉर हिम टू टॉक ऑन स्पोर्ट्स व्हेन द सेमिनार वॉज अरेंज्ड टू डिस्कस रिसेंट ट्रेंड्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और बहुत सारे शिकारी ऐसे होंगे कितना बड़ा स्टेटमेंट पढ़ के बेहोश हो जाएंगे, सर क्या लिखा है ये। पहले मैं जो वर्ड जो मार्क कर दूँ, ये मार्क था, मैंने इस पर ग्रीन पेन चला दिया तो आपको दिख नहीं रहा होगा। ये वर्ड आपको बताना है कि आउट ऑफ प्लेस का क्या मतलब है। तो बहुत सारे शिकारी ऐसे होंगे जो कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर इतना बड़ा स्टेटमेंट है और भाई मुझे तो इसका मतलब पता है कि आउट ऑफ प्लेस का मतलब क्या होता है, या फिर कई बच्चों को नहीं पता सर, लेकिन इतने बड़े स्टेटमेंट, अब इससे ज़्यादा मुश्किल लग रहा है बाकी शब्दों का मतलब समझना। तो इसका मतलब क्या है, ये बोला गया कि इट वॉज आउट ऑफ प्लेस फॉर हिम टू टॉक ऑन स्पोर्ट्स, ठीक है, कि स्पोर्ट्स पर हम बात करें तो मैं इसका मतलब नहीं बता रहा हूँ, तो ये जस्ट आउट ऑफ प्लेस था, ठीक है। व्हेन द सेमिनार वॉज अरेंज्ड टू डिस्कस रिसेंट ट्रेंड इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जब सेमिनार अरेंज किया गया था, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिसेंट ट्रेंड्स के बारे में डिस्कशन करने के लिए, तो एक स्पोर्ट्स के बारे में बात करना बिल्कुल ही आउट ऑफ प्लेस था। मतलब आपने क्या किया कि एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने के लिए हमें बुलाया, और बात कर रहे हो आईटी के बारे में बात करने के लिए बुलाया, और आप बात कर रहे हो किसी और चीज़ की। होता है कई बार आपके साथ कि किसी और बहाने से आपको बुलाया जाता है और कि कोई किसी और चीज़ का डिस्कशन शुरू कर दिया जाता है, तो वो जो फीलिंग होती है दैट इज आउट ऑफ प्लेस होती है, मतलब बिल्कुल ही आपने उसकी प्रिपरेशन ही नहीं की है। सो जस्ट यू विल फील व्हाट, इनएप्रोप्रिएट फील करोगे, यार कहाँ फंस गया मैं यार, शिट, दैट इज व्हाट, इनएप्रोप्रिएट हमारा परफेक्ट आंसर होगा। तो इस बात को आप याद रखना, जो आउट ऑफ प्लेस इडियम में इसका मतलब क्या होता है, इनएप्रोप्रिएट। यस और नो, इतनी बात क्लियर है। फुलिश, स्ट्रेंज या सिमिलर है, लेकिन ये सारे गलत हैं। हमारा ऑप्शन थर्ड जो है करेक्ट है। 10th पे आ जाते हैं। 10th पे जो है मेरे प्यारे बच्चों ये स्पेलिंग एरर है और आपको जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो बताने हैं। तो आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्पेलिंग एरर में एक भी मार्क्स को लूज नहीं करते हैं। सो गाइस, स्पेलिंग एरर बिल्कुल फ्री के मार्क्स होते हैं, प्लीज इसको लूज मत करना। ये कैसे इंक्रीज होगा, रीडिंग से इंक्रीज होगा, और कुछ आपको ट्रिक्स बताते चलेंगे हम लोग ड्यूरिंग द क्लास। सो जुड़े रहिए फॉरवर्ड स्टडीज के साथ। सो गाइस, किसी ने सुना होगा केल्विन
तो कोई सुनता होगा सेल्सियस, सेल्सियस, ठीक है जी। तो कोई सुनता होगा फ़ारेनहाइट, तो कोई कुछ और सुनता होगा। जोक्स अपार्ट फ्रॉम द पॉइंट, यहाँ पे फ़ारेनहाइट की बात की जा रही है। फ़ारेनहाइट क्या होता है गाइस? फ़ारेनहाइट इज़ द मेथड थ्रू विच वी कैन मेजर टेम्परेचर। तो आप जो है प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन होता है। आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आपके स्पेलिंग एरर आधा अपने आप सही हो जाएगा। अच्छा, आप बिल्कुल ही ऑनेस्टली सभी बच्चे प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि हम उसको बोलते प्रोनाउंसिएशन है, तो प्रोनाउंसिएशन ये सर लिख दिया हमने, लेकिन गलत है। होता क्या है? प्रोनाउंसिएशन, NUN, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोनाउंसिएशन ये हमारा करेक्ट है। यानी जब हम वर्ड को करेक्टली प्रोनाउंस करेंगे तो हमारी जो आधी स्पेलिंग एरर है वो ऑटोमेटिक ही करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस, क्या होता है? फराहनाइट होता है, फराहनीट होता है, या फहरेनीट होता है, या फहरेनहाइट होता है। तो बोले सर फ़ारेनहाइट होता है, और फ़ारेनहाइट की जो प्रोनाउंसिएशन है ये ऑप्शन हमारा करेक्टली दे रहा है, तो हमारा ऑप्शन सेकंड जो है करेक्ट है। आप जब भी वर्ड आए तो उनको प्रोनाउंस करके जरूर देखना गाइस, अगर वो सारे सिमिलर हैं, राइट। हो सकता है कि उस चारों अलग अलग वर्ड हों तो वहाँ थोड़ी डिफिकल्टी होती है, लेकिन जब एक ही वर्ड हो तो उनको प्रोनाउंस जरूर करना। जो भी करेक्टली प्रोनाउंसिएशन जिससे निकल के आ रही होगी वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठोको ताली इस बात पर। अच्छा, मेरे साथ एक चीज बोलो, मेरे साथ एक चीज बोलिए आप। बोलो, और शायद ये आप बोलना भी चाहते होगे। झूठा, झूठा तू, झूठा तू 10 बार कहूंगा, झूठा तू 10 बार कहूंगा, चींटी से पिटवाऊंगा। ठीक है, मैंने क्या बोला गाइस? फिर से बोलो मेरे साथ एक साथ। झूठा तू 100 बार कहूंगा, चींटी से पिटवाऊंगा। तो यहाँ से एक स्पेलिंग आपकी तैयार हो गई क्या? और ये आपको याद भी रहेगी, कभी आप भूलोगे नहीं। किस चीज़ की? ल्यूटेनेंट की। ल्यूटेनेंट जिसको आप हिंदी में ये है, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं? लेफ्टिनेंट बोलते हैं। तो ल्यूटेनेंट देखो, झूठा तू 100 बार कहूंगा, चींटी से पिटवाऊंगा, कहाँ है? बोलोगे सर झूठा तू 10 बार कहूंगा, 100 बार नहीं है, 10 बार है। 10 बार कहूंगा, चींटी से पिटवाऊंगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो आपको ल्यूटेनेंट की स्पेलिंग ऐसे ध्यान रखनी है। उसके अलावा देखेंगे लेफ्टिनेंट। उसको पता है कि बच्चे लेफ्टिनेंट बोलते हैं तो उसे उन्हें लगेगा कि ये लेफ्टिनेंट सही है, लेकिन ये गलत है। यह है ल्यूटेनांट, यहाँ पे कंफ्यूज किया गया है, और लेफ्टिनेंट, तो ये सारे गलत हैं। ये सही है हमारा ऑप्शन 1, ये गलत है तीनों। चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा। हमारे आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका एक अल्टीमेट गोल होगा कि सर मुझे लाइफ में ना एक बार कमिश्नर बनना है। तो बना देंगे आपको कमिश्नर। पहले आप कमिश्नर की स्पेलिंग बताइए हमें एक बार। कमिश्नर में चलो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि इसमें डबल एम आता है। मैंने क्या बोला? डबल एम आएगा, और डबल एम एंड डबल एस आता है, डबल एम एंड डबल एस आता है। और मैंने अभी एक चीज़ बोली है, आपको प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान रखना है, राइट। तो क्या होता है? कमिश्नर। तो मैं इसकी बात करूँ, डबल एम आ रहा है, डबल एस आ रहा है, हम इसे जल्दीबाजी में सही कर सकते हैं, लेकिन गलत है। ये कमिश्नर ये गलत है हमारा। ये वाला जो है और दोनों ऑप्शन में डबल एम डबल एस इसमें भी है, बाकी इसमें डबल एम नहीं तो ये गलत हो गया, इसमें डबल एस नहीं है तो ये गलत हो गया। इन दोनों में डाउट आएगा। तो जो कमिश्नर की है, कमिश्नर ION भी आता है इसके अंदर, ये बात ध्यान रखना है। तो कमिश्नर हमारा ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा हमारा। ये कमिश्नर थोड़ी होता है, कमिश्नर होता है। तो कमीशन की स्पेलिंग कौन सी है? कमिश्नर। ये वाला स्टेटमेंट जो है परफेक्टली उसको प्रोनाउंसिएट कर पा रहा है। 12th में जाते हैं। गिल्टी, नेवर फील गिल्टी, राइट। क्योंकि इंसान कभी गलत नहीं होता, बस सिचुएशन गलत होती है। तो नेवर फील गिल्टी, हाँ, लेकिन कर लिया करो। जब तक गिल्टी फील नहीं करोगे तब तक किसी चीज़ को आप सुधारेंगे कैसे? ये ना ये गाइज थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट हो गया है। ये 13 जो है वो सिमिलर वाला है, नीचे यहाँ से स्टार्ट था, ये स्टेटमेंट में ऊपर डालनी थी। ओके, इसका हमें सिनोनिम बताना है गिल्टी का। गिल्टी मतलब जानते हो कि कोई भी काम हमने किया लेकिन वो लेट्स से कि वो गलत हो गया, या काइंड ऑफ दिस कुछ गलत, उसके प्रति आपको क्या है? एक वो है कि नहीं होना चाहिए था, पश्चाताप कर रहे हो आप। दैट इज व्हाट गिल्टी। यस और नो? तो गिल्टी का सिनोनिम बता दीजिए मुझे आप। तो बोलो इसे, गिल्टी का सिनोनिम जो होता है, यानी कि हम कह सकते हैं इम्यून नहीं होता। इम्यून मतलब बचाना होता है, राइट मतलब अधिकार होता है, ब्रेव मतलब क्या होता है? बहादुर। तो रिमोर्सफुल जो है सेम मीनिंग रखता है क्या? कि हैविंग ब्रोकन अ लॉ, या बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग। कोई भी चीज़ हमने किया, उसको लेकर कोई भी हमने गलत चीज़ की, उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, राइट। दैट इज व्हाट गिल्टी। यस और नो?
यानी यू कैन से, आप इसको ऐसे और बोल सकते हो कि हैविंग एन अनप्लीजेंट फीलिंग बिकॉज यू हैव डन समथिंग बैड। हैविंग एन अनप्लीजेंट का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो अच्छी ना हो। तो आपको एक अनप्लीजेंट फीलिंग आ रही है क्योंकि आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपने कुछ गलत कर दिया है। अनफीलिंग बिकॉज यू हैव डन समथिंग बैड, राइट। तो ये हमारा परफेक्ट आंसर है इसका सिनोनियम। ओके, तो क्लियर है आपको ये। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं 14 पे। रॉटन मतलब जानते हो क्या होता है? रॉटन मतलब लेट्स से, अब मान लीजिए, समझिए इस चीज़ को। रॉटन जो है, घर में रोटी होती है, रोटी को आपने क्या किया, 10 दिन तक नहीं खाया, 10 डेज तक रखा और आपने उसको पानी में भी रखा, गीले पानी में, तो क्या हो जाएगा? क्या वो खाने लायक रहेगा? नहीं सर, तो बिल्कुल स्पॉइल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पॉइल्ड। तो यस, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, स्पॉइल्ड हमारा परफेक्ट आंसर है। रॉटन का सिनोनिम क्या होगा? स्पॉइल्ड होगा। फ्रेश तो जस्टिस का अपोजिट है। सुपीरियर मतलब कोई चीज़ जो किसी चीज़ से ऊपर हो, सीनियर हो। रस्टी मतलब क्या होता है? रस्टी और स्पॉइल्ड में बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन इंटेलिजेंट बच्चा समझ जाएगा स्पॉइल्ड है। रस्टी मतलब जंग लगना मतलब कि लोहे पे जंग लगता है ना, आयरन पे, आयरन कोटिंग हो जाती है। आयरन कोटिंग जो हो जाती है किस चीज़ से? आप कह सकते हो आयरन के ऊपर जो ऑक्साइड की कोटिंग हो जाती है ह्यूमिडिटी आने की वजह से, तो रस्टी बन जाता है, जंग लग जाना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉट ऑब्नोजियस का भी आपको साइनो बताना है, यानी सिनोनियम बताना है। तो सबसे पहले एक काम कर लेता हूँ मैं आपके लिए, मैं ही करता हूँ, आप क्यों करेंगे, कि इसका मीनिंग लिख देता हूँ। मीनिंग क्या होता है? एक्सट्रीमली, बहुत गंदा। बोलते हो ना, यू आर सो वियर्ड, सो अनप्लीजेंट, अब बहुत घिनौने हो, तो अब बोलना यू आर सो ऑब्नोजियस। मैं फॉरवर्ड स्टडी चैनल से सीख कर आया हूँ या आई हूँ। तो यानी कि अगर मैं इसकी मीनिंग की बात करूँ तो क्या होता है? अनप्लीजेंट होता है। जोक्स अपार्ट, लेकिन जोक करने के बाद आपको मीनिंग परफेक्टली याद हो जाती है। तो जो एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट है, अब देखो लवेबल तो बिल्कुल प्यारा तो होगा नहीं, कि मीनिंग ही अलग है, तो ये गलत। प्राउड, गर्व करोगे, मतलब आप किसी को कह रहे हो कि यू आर सो घिनौने, और प्राउड करो, यू आर सो घिनौने, दैट्स व्हाई आई एम प्राउड ऑफ यू। इज इट पॉसिबल? नो। रिच, ये साइकोलॉजिकली बोलोगे सर चलेगा। यू आर डिस्कस्टिंग, यू आर ऑब्नोजियस, बट यू आर रिच, दैट्स फाइन। नो, ये भी गलत है। DSSS यानी KVS को नहीं चलेगा, राइट। KVS एंड DSSS को नहीं चलेगा, उनके लिए क्या चलेगा? डिस्कस्टिंग चलेगा। तो डिस्कस्टिंग वर्ड का भी सेम मतलब होता है, समथिंग दैट इज वेरी अनप्लीजेंट, गंदा, घिनौना, भद्दा, चिचिरा, ऐसा। स्पार्स का मतलब क्या होता है? स्पार्स का मतलब होता है मित्रों, समथिंग दैट इज वेरी लेस इन क्वांटिटी। हो सकता है कि आपको एक दिन बहुत भूख लगी और आप बाहर घूम रहे हैं और आपके आसपास एक रेस्टोरेंट दिखा, जिस रेस्टोरेंट का नाम था KFC। आप KFC में गए और आपने कुरकुरे चिकन ऑर्डर कर दिया। आपको लगा बहुत सारा आएगा क्योंकि बहुत सारी भूख लगी है, लेकिन इतने बड़े डब्बे में जब आपको छोटे छोटे पीसेस देखने को मिले और बहुत कम देखने को मिले, बोल यार कितना कम है, दैट इज व्हाट, कितना स्पार्स है। यस और नो? तो इसकी मीनिंग आपको याद हुई? प्लेंटी बोल के, प्लेंटी का मतलब बहुत ज़्यादा होता है, तो ये तो नहीं होगा। स्पेशल कैसे यार? आपको भूख लग रही थी, आपका मूड खराब था, इतना कम देख के और मूड खराब हो गया, तो स्पेशल भी नहीं होगा। फनी कैसे हो सकता है? गुस्सा आएगा भाई, गुस्सा। तो मीगर वर्ड का मतलब भी क्या होता है? सेम यही होता है, कोई चीज़ जो बहुत कम हो, समथिंग दैट इज वेरी लेस इन क्वांटिटी। तो स्पार्स का जो परफेक्ट एंड एप्रोप्रिएट सिनोनियम होगा वो क्या होगा? मीगर होगा। आई होप आपको ये याद रह जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट इसका छोटा भाई है। छोटा भाई क्या जानना चाहता है? छोटा भाई जानना चाहता है कि सर आपने सिनोनियम तो बहुत पढ़ा लिया, अब बढ़ा दो हमको एंटोनियम। एंटोनियम क्या होते हैं? तो आ जाते हैं एंटोनियम के ऊपर। एंटोनियम क्या है गाइस? तो बोलोगे सर एंटोनियम इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि ये फ्री के मार्क्स होते हैं लेकिन जो हमें बहुत तंग करते हैं। सो गाइस ये कॉन्ग्रुइटी इसका मतलब क्या होता है? 5 का सिक्का है आपके पास, है ना? अब आप क्या कीजिए, सेम 5 का सिक्का और ले लीजिए और एक दूसरे को ऊपर रख दीजिए। आपको ऐसा करने से आप देखेंगे क्या कि वो दोनों ने एक दूसरे को पूरा कवर कर लिया, सेम टू सेम है। शेप, साइज, हाइट, नाक, कान, सब कुछ सेम टू सेम जब हो जाए किसी को, तो आप क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं कि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं,
राइट। तो वहीं से वर्ड निकला कॉन्ग्रुइटी, और यहाँ से एक वर्ड बनता है कॉन्ग्रुएंस या कॉन्ग्रुएंसी। इन सब का मतलब क्या होता है, आपके मैथ्स वाले टीचर ने भी पढ़ाया हुआ कि मेरे प्यारे बच्चों, जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ बिल्कुल एक दूसरे की तरह हो या दूसरे को ओवरलैप करें तो बिल्कुल एक दूसरे को कवर कर लें, हर चीज़ सेम हो, उसे क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब आपको क्लियर हो गया, द थिंग विच आर वेरी 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 एग्जैक्टली सिमिलर टू ईच अदर, दैट इज व्हाट, एग्जैक्टली सेम टू ईच अदर, दैट इज व्हाट कॉन्ग्रुइटी। यहाँ से एक वर्ड आता है सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, ये देखो ये दोनों वर्ड ना गाइस आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे, कॉन्ग्रुइटी एंड सिमेट्री। सिमेट्री वर्ड का क्या मतलब होगा, सिमेट्री का मतलब होगा दिखने में, रूपरेखा में सेम होते हैं। जैसे आप हो, आप अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं बट एग्जैक्टली पेरेंट्स की तरह नहीं है, लेकिन भगवान ने अगर आपको इस तरीके से आपको बना दिया कि सेम आप अपनी मम्मी की तरह दिख रहे हैं, लेट्स यू आर गर्ल एंड इफ यू आर प्रॉपर्ली लुक लाइक योर मदर, कि आपका फेस, आपके ईयर्स, नोज, इवन आपकी प्रॉपर बॉडी जो है मदर की बिल्कुल टू कॉपी है, राइट, तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा। लेकिन बोलोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, मम्मी बड़ी है तो हो सकता है मम्मी मेरी थोड़ी हेल्दी हो और मैं थोड़ी यंग भी दिखती हूँ मम्मी से, लेकिन मेरी नाक, मेरे कान, ये सब जो है, और मैं थोड़ी पतली भी हूँ, राइट, तो मम्मी की तरह दिखती हूँ बट एग्जैक्टली मम्मी की तरह नहीं हूँ, तो सिमिलर हो जाता है। लाइक आपने एक का सिक्का लिया और एक 10 का सिक्का लिया, वो दोनों क्या है, एक दूसरे की तरह दिखते हैं कि बिल्कुल सर्कुलर हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर रखोगे ना तो वो मतलब बोलोगे नहीं ये कवर नहीं कर रहे एक दूसरे को, तो वो सिमिलर बनेंगे, राइट, जिसको आप सिमेट्री बोलोगे कि बिल्कुल सेम टू सेम वैसे रहेंगे। लेकिन हमारा जो हमारा कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, उनको जब हम एक दूसरे के ऊपर रखते हैं ना गाइज, तो वो परफेक्टली एक दूसरे कवर कर पा रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा है, सब कुछ छुप गया, राइट, सेम टू सेम है, तो वो कॉन्ग्रुएंस होता है, एक सिमिलर ऐसा हो जाता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो वो सिमिलर वर्ड हो जाएगा। सिमेट्री का मतलब भी क्या हो गया कि हम सेम टू सेम, वहां से हमने देखा कि बिल्कुल दोनों एक दूसरे की तरह बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, तो सिमेट्री बन जाएगा। एग्रीमेंट और कॉन्कॉर्ड गाइज एक ही वर्ड होते हैं, देखो इन दोनों का मतलब एक ही होता है, तो दोनों कभी ऑप्शन में करेक्ट नहीं हो सकते क्योंकि इन दोनों ही सेम मीनिंग रखते हैं। तो वैसे कॉन्ग्रुएंटी का जो परफेक्ट एंटोनियम होगा वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंसी, अलग अलग। रिफ्लेक्ट का भी आपको एंटोनियम बताना है, और एंटोनियम की बात करें, रिफ्लेक्ट मतलब कि यहाँ सामने देखो मिरर है, यहाँ से रोशनी आती है, तुड़ 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 यहाँ पे हिट करती है और नीचे चली जाती है, कि मतलब किसी चीज़ को हिट करना फिर वापसी आ जाना, दैट इज व्हाट रिफ्लेक्ट। ये क्या बनता है, रिफ्लेक्ट बनता है। ये क्या होता है, रिफ्रैक्ट होता है, कि रिफ्रैक्ट क्या करता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है उसको रिफ्लेक्ट बोलते हैं। तो रिफ्लेक्ट का बताना है, रिफ्लेक्ट मतलब आएगा सामने टकरा के वापस चला जाएगा, राइट। तो रिफ्लेक्ट हमारा आंसर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बोलोगे सर ये तो नहीं होना चाहिए क्योंकि परफेक्टली आंसर नहीं है। रिटर्न मतलब, रिटर्न का मतलब कोई चीज़ गई और वापस आ गई। डार्कन मतलब कि अंधेरा है, अंधेरा है। नेक्स्ट हमारा क्या कि इसका परफेक्ट आंसर बोलोगे सर वो होना चाहिए कि कोई लाइट आई और यहीं की होकर रह गई। तो जो कैमोफ्लेज है, कैमोफ्लेज का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्व कर लेना, राइट, बिल्कुल एब्जॉर्व, किसी चीज़ को आपने क्या कर लिया, एब्जॉर्व कर लिया, राइट, किसी चीज़ में खुद को छिपा लिया, क्या कर लिया, छिपा लिया। तो ये हमारा परफेक्ट इसका एंटोनियम बनेगा। क्या सब इतनी बात क्लियर है आप सभी को। जैसे आप देखते होंगे कि जो हमारे आर्मी ऑफिसर्स हैं वो कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए कई बार क्या करते हैं, जैसे कि उन्होंने क्या कर लिया कि जैसे वो किसी फॉरेस्ट के अंदर है, किसी पेड़ के नीचे है, तो उन्होंने बिल्कुल ऐसे कॉस्ट्यूम पहन लिए, ऐसा फील होता है कि वो पेड़ का ही पार्ट है, लेकिन एक्चुअली वो पेड़ का पार्ट नहीं होता है, दे आर द ऑफिसर्स, ठीक है, हु आर वर्किंग देयर टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री। लेट्स से वो पानी के अंदर है तो उन्होंने कुछ इस तरीके से खुद को माउल्ट अप किया कि बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि वो बिल्कुल कीचड़ ही है, पानी है, या झाड़ियों बैठे हैं, एक दूसरी झाड़ी है, वो इंसान नहीं लगते हैं। दैट इज व्हाट कि वहाँ पे वो कैमोफ्लेज वाली फीलिंग वहाँ पे दे रहे हैं वर्ड, उसका मतलब वही बिल्कुल उसके साथ एब्जॉर्ब हो चुके हैं, छिप चुके हैं उसके अंदर, है ना। ये भी कल्पेबल यानी एंटोनियम बताना है गाइस। कल्पेबल का मतलब क्या होता है कि भाई कोई चीज़ आपने किया, कोई बुरा काम किया है, उसके लिए आपको क्या मिल सकता है, सजा मिल सकती है, राइट। टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग बाय लॉ के द्वारा आप इस चीज़ के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल हैं। ये बात क्लियर है कि मतलब आप समझ गए ना कि रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग बैड दैट हैज़ हैपेंड, दोषी हैं आप, अपराधी हैं, इसको मैं दोषी लिख देता हूँ, यानी आपको अब सज़ा मिलेगी। तो रिन्यू मतलब किसी चीज़ को नया करना, रिपेयर मतलब किसी चीज़ को ठीक करना, डोसाइल का मतलब भी क्या होता है, बंदी बनाना टाइप, कि हम किसी को कंट्रोल कर पा रहे हैं, टू कंट्रोल एनिमल के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है ये। इम्यून मतलब कि प्रोटेक्ट करना, इम्यून सिस्टम को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, बचाता है,
राइट। एंटोनियम क्या बनेगा इसका, इम्यून बन जाएगा। ओके, ओपैक का मतलब क्या होता है गाइस, जो हमारा नेक्स्ट एंटोनियम है, ओपैक का मतलब होता है कोई दीवार खड़ी है यहाँ पे और दीवार पे आया वो लाइट, जैसे लेट्स से कि यहाँ पे सूरज दद्दा है, ठीक है जी, ये सूरज निकले हुए हैं, सूरज ये अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेट्स से मैं आपको फिर से बनाता हूँ और येलो कलर में बनाता हूँ। लाइट कैसी होती है, येलो कलर की होती है। ठीक है जी, कुछ इस तरीके से आपने बचपन में सूरज बनाया होगा। नाउ ही इज लुकिंग गुड। अब यहाँ से रोशनी आ रही है। अब अगर यहाँ पे खिड़की बनी होगी ना, और खिड़की किस चीज़ की है आपकी, ग्लास की है, तो आपके घर में लाइट आ जाएगी एंटर, तो वो क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, जहाँ से लाइट पास हो पाती है, राइट, यस और नो। और वही अगर बात करूँ ओपैक की, ओपैक क्या होता है गाइस की, मतलब अगर यहाँ पे ये खिड़की नहीं है, खिड़की आपने बंद कर ली, राइट, आपने खिड़की क्या कर लिया, बंद कर लिया, लेट से मैंने बंद कर दिया, ये बंद हो गया, तो क्या इधर लाइट आएगी, बोलो इधर लाइट नहीं आएगी। तो जब कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट से पास नहीं हो पाती है उसको हम ओपैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओपैक। तो अब देख लीजिए इसका मतलब एंटोनियम क्या बन सकता है। तो ओपैक का अभी जस्ट मैंने आपको इससे पहले की एग्जांपल दिया था क्या, कि वहाँ से लाइट पास हो रही है, क्या ग्लास में से पास हो पा रही थी, और वो ग्लास के जब कोई लाइट वहाँ से पास होती है तो मैंने एक टर्म दिया था ट्रांसपेरेंट होता है ऑब्जेक्ट। तो जो ओपैक का जो एंटोनियम होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा। सो गाइज ये आपके हमारे 20 क्वेश्चन थे और आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और एक काफ़ी ज़्यादा कंटेंटफुल वाला वीडियो आपको मिला होगा। तो गाइज इसी तरीके से आप फॉरवर्ड स्टडीज़ पर जुड़े रहिए, सभी वीडियोस को देखिए और जितने भी सेट मैं कराऊँ एग्जाम से पहले उन सभी सेट को बहुत अच्छे से कर लो। जो भी चैनल पे वीडियोस आ रही हैं उनको आप अच्छे से कर लीजिए। सो तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट, ओके, बाय।